जो ड्राफ्ट बना हुआ है उसमें मेरी एक आपत्ति है। उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस किसी अधिवक्ता को किसी अपराध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देने के बाद गिरफ्तार कर सकती है। मैंने कहा नहीं, इसमें मेरा विरोध है। सूचना तो फॉर्मल होती है। मेरा ऐसा कहना, जब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति ना हो जाए और संबंधित अधिवक्ता को सुना ना जाए, जब तक गिरफ्तारी की परमिशन ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि इस पेंच के बिना तो हमें लगता कि वो एक्ट है आएगा आधा अधूरा रहेगा। अभी जो कुछ काम अब की बार करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक अधिवक्ता उसके परिवार का हर साल का मेडिक्लेम कम से कम 5 लाख रुपए का हो, कि उनके परिवार का कोई इलाज हो तो उस पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका हो जाए। डेथ क्लेम अभी हम मात्र जो 3.5 लाख रुपए देते हैं, कोशिश करें कि उसको कम से कम 10 लाख रुपए हो, क्योंकि 3.5 लाख रुपए की कोई वैल्यू बची नहीं है। नए बच्चों को कोई ना कोई स्थायी फंड मिले। इसके अलावा एक निश्चित आयु के वकालत के बाद कम से कम एक राशि पेंशन के तौर पर अधिवक्ताओं के लिए मिले, इसका भी प्रयास करेंगे। वेरी गुड। हमको बड़ा दुख होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार हमको कोई आर्थिक सहयोग नहीं करती है। झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, अन्य राज्यों की सरकार ने क्या किया है कि उनका जो वार्षिक बजट होता है उसमें एक राशि अधिवक्ता कल्याण के लिए वो स्टेट बार काउंसिल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। कहीं 35 करोड़ है, कहीं 50 करोड़ है। मेरा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ 100 करोड़ राज्य सरकार की बहुत छोटी चीज है, क्योंकि हजारों करोड़ की योजना है। हमको अब की बार ये प्रयास करना है कि मध्य प्रदेश सरकार जब अपना वार्षिक बजट पेश करे तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की राशि स्टेट बार काउंसिल के खाते में ट्रांसफर करे, और उस 100 करोड़ रुपए की राशि से हमारी सभी जो अधिवक्ता कल्याण योजना है वो सुचारू रूप से चल सकेंगी। हम मेडिक्लेम भी करा सकेंगे, हम डेथ क्लेम भी राशि बढ़ा सकेंगे, हम पेंशन योजना भी चालू कर सकेंगे। वास्तव में क्योंकि मैं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बदस रहा हूं, जो स्थिति मालवा में अधिवक्ताओं की है बाकी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अच्छी है। मैं बैया बालाघाट में व्यवहारी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में रहा, वास्तव में हमने देखा कि अधिवक्ता साथियों की फटी हुई शर्ट पहनी हुई, फटा हुआ कोट पहने, 200-400 रुपए रोज नहीं कमा पाते वो। तो ऐसे अधिवक्ताओं के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे परिवार के लोग हैं हमसे पिछड़ गए, हमसे पीछे रह गए हैं। मैं अभी लोग कहा कि मैं कोई टीएडीए नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि हम जितने स्टेट बार काउंसिल के सदस्य उनके जाते हैं, शायद ही ऐसा कोई सक्षम ना हो। हम इतना छोटा त्याग कर सकते हैं। एक बार हम टीएडीए हम जब मीडिया में जाते हैं 10 से 15-20 हजार तक का ही टीएडीए बनता है। हमें लगता है जो 25 लोग मेंबर चुने गए उनके लिए बड़ी राशि नहीं। लेकिन अगर हम अपना हिस्से का त्याग करेंगे, वो फंड स्टेट बार काउंसिल में रहेगा, तो हमारे उस साथी के हिस्से में जाएगा जो साथी हमारा आर्थिक रूप से कमजोर है और बराबरी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने वो जो राशि हमको मिलती थी स्टेट बार काउंसिल की, मैंने वो छोड़ दी। जब मैं पहली मीटिंग में गया, अकाउंटेंट महोदय सब लोग मेंबर बोलने लगे मेरा लफाफा कहाँ है, मेरा लफाफा कहाँ है, मेरा लफाफा कहाँ है अकाउंटेंट से। तो मेरी बहुत देर तक तो समझ में नहीं आया कि लफाफा का मतलब क्या है। वो मेरे पास लफाफा लेके आया, बोले सर ये आपका 28,000 का लफाफा। मैंने भाई किस बात का लफाफा? बोले साहब आपने जो होटल का रुके हो, आप जो आना जाने का किराया और आपको 2 दिन की मीटिंग का पर डे का कन्वेंस जो आपको हुआ वो उसके 28,000 रुपये। मैंने कहा कि 28,000 आप पकड़ो, बाबत जमा कराइए इसके बारे खाते में। और एक बात और सुन लीजिए अकाउंटेंट महोदय, आज के बाद मेरा कोई बिल टीएडीए का मत बनाना। और 5 साल में कभी सबके टीएडीए बिल बनते थे, लफा बनते थे, मेरा लफाफा अकाउंटेंट बना के नहीं लाता था, क्यों मैंने पहली मीटिंग में उसको मना कर दिया था। वहां पर जब भी कोई भ्रष्टाचार की बातें हुई मैंने उसका पुल उठाया। मुझे उस बात का बड़ा दुख होता है कि इतने सम्मानित सदस्य होने के बाद, इतने संपन्न सदस्य के बाद लोग एक गाड़ी से आए और 2 गाड़ियों में टीएडीए ले गए। मैंने उसका लिखित विरोध किया। लोग ट्रेन से आए, कार का पैसे लगे, मैंने उसका विरोध किया। इन 5 साल में मैंने शुरू में 2 महीने जो लोगों ने कर लिया, उसके बाद लोगों को डरने लगा कि यदि हम कोई घपला करेंगे तो नर इंजन खड़ा हो जाएगा।